दोस्तों, जब कभी भी इंसान क्राइम करता है तो क्राइम करने से पहले वो एक साजिश रचता है, एक प्लानिंग करता है। और दोस्तों, इसी प्लानिंग के तहत वो क्राइम का रास्ता चुनता है। उसको लगता है कि शायद जिस तरीके से वो क्राइम करेगा, जिस तरीके से उसने तैयारी की है, उसको कोई पकड़ नहीं पाएगा और पुलिस को भी चकमा देकर वो लोग निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, होता इसके बिल्कुल विपरीत है। कातिल जो होता है, क्राइम करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो भले ही कितनी ज़्यादा प्लानिंग कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि क्राइम करने वाला व्यक्ति कभी भी पुलिस से बच नहीं सकता। दोस्तों, आप लोग देखते हैं, मैंने आप लोग को इस वाले चैनल पे भी लगभग 255 के करीब मेरी ये क्राइम की स्टोरी है। और मेरा जो पुराना वाला चैनल था उस पे भी मैंने 400 एपिसोड आप लोग को सुनाए थे। और एक चैनल मैंने अभी और बना के रखा हुआ है जो बैकअप के रूप में है, जिसका नाम शावेज़ मलिक है। लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस चैनल पे भी तकरीबन मैंने 84 कहानियाँ कवर कर चुका हूँ और आज भी उस पर कहानी कवर करी है। आप चाहें तो उस चैनल को विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों से, इन सारी कहानी सुनाने के बाद में एक चीज़ मुझे साफ दिखाई पड़ती है कि क्राइम की जो घटनाएं होती हैं उसमें कई बार ऐसा होता है कि केस का खुलासा 24 से 48 घंटे के भीतर ही हो जाता है। भले ही कुछ केस ऐसे होते हैं कि जिसको सुलझाने में पुलिस को सालों का समय लग जाता है। कई केसेस तो ऐसे हैं जो 30 और 40 साल के बाद भी पुलिस ने सुलझाए हैं। लेकिन दोस्तों, जितने भी केस होते हैं ये सुलझे ज़रूर हैं और पुलिस की गिरफ्त में जो कातिल है वो आया ज़रूर है। और इसी तरीके से इंसान क्राइम करता है, लेकिन क्राइम कर बच नहीं पाता है। इसीलिए इंसान से कहा जाता है कि उसको बीच का रास्ता निकालना चाहिए, कभी भी क्राइम का रास्ता चुनना नहीं चाहिए। और दोस्तों, आज की घटना में जो हुआ, एक व्यक्ति शाम का खाना खाने के बाद में अपना मोबाइल फ़ोन के पन्ने पलट रहा होता है। उसी समय उसके मोबाइल फ़ोन पर एक मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि उसके घर पर आज कोई नहीं है, तुम मुझसे मिलने आ जाओ, मैं तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। अब जब इस तरीके का मैसेज देखता है, इस व्यक्ति की बाँछें खुल जाती हैं, खुशी से झूम उठता है, क्योंकि जो मैसेज था वो किसी और का नहीं बल्कि इसकी ही प्रेमिका का मैसेज था। जब इस तरीके का मैसेज देखता है, इसके तो मन में लड्डू फूट जाते हैं। उसके बाद में ये सोचता है कि अब जाएगा, उसका पति कुछ घर पे है नहीं। उसके बाद में वो उसके साथ में रंगरलियाँ मनाएगा, शारीरिक संबंध बनाएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन दोस्तों, इतनी सारी उम्मीदें लेकर जब ये अपनी प्रेमिका से मिलने पहुँचता है और वहाँ पर इसके साथ में जो होता है, यकीन मानिए दोस्तों, आप लोग सुनेंगे तो सुन के आप लोग बड़ी हैरत करेंगे और इस कहानी से आप लोग को बहुत अच्छी सीख भी मिलेगी। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक देखिएगा। आप लोग के जो भी कमेंट्स हैं वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। रात के 10 बज चुके हैं। दोस्तों, मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अब सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों, आज की जो कहानी, आज की जो घटना है जो मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है मुजफ्फरनगर, और इसी मुजफ्फरनगर की ये कहानी है। मैं बात कर रहा हूँ 8 जनवरी साल 2024 की, यानी इसी साल जनवरी के महीने की। 8 जनवरी साल 2024 को इसी मुजफ्फरनगर में एक व्यक्ति रहता है, जिस व्यक्ति का नाम अंकित है। अंकित जो कि अपने माता पिता के साथ रहता है। अंकित घर का बड़ा बेटा है, कामकाज करता है, थोड़े जो पैसे अर्जित करता है उससे अपने माता पिता को वो पैसे देता है। इससे इनके जो परिवार है उसका भरण पोषण हो रहा था। दोस्तों, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अंकित काम करता है, अपने माता पिता को जो पैसे कमाता है वो देता है। माता पिता भी बहुत ज़्यादा खुश थे, सोच रहे थे कि इसी तरीके से अगर समय गुजरता गया, बेटा अच्छी नौकरी करता गया, तो अपने बेटे का रिश्ता कर देंगे, उसके हाथ पीले कर देंगे, उसकी शादी कर देंगे, उसके बाद में वो भी अपनी लाइफ में सेटल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अंकित की ज़िंदगी में अचानक से एक बदलाव आता है। दरअसल अंकित की मुलाकात एक लड़की से होती है, एक लड़की जिसका नाम मीनाक्षी है। जब मीनाक्षी से इसकी मुलाकात होती है तो उसके बाद में इन दोनों के बीच में दोस्ती। अब जब दोस्ती होती है तो फ़ोन पे बातचीत। अब दोस्तों, आजकल की दोस्ती आप सभी लोगों को पता है, या दोस्ती कहें या फिर प्यार। दोस्ती बात को होगी कि पहले मिलना मिलाना शुरू होता है। अब उसके बाद में जब मीनाक्षी से मिलना मिलाना शुरू होता है तो उसके बाद में इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध। जब इस तरीके की ये चीज़ें चलने लगती हैं तो उसके बाद में इन दोनों को एक दूसरे की आदत लग जाती है। उसके बाद में मीनाक्षी एक दिन अंकित से कहती है कि दरअसल वो शादीशुदा है और उसके पति का नाम सोनू है। अंकित जब ये बात सुनता है तो ज़्यादा गुस्सा तो होता नहीं है, कहता है ठीक है, अच्छी बात यह है कि तुमने उसे बता दिया। उसके बाद में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अंकित जब भी मौका देखता मीनाक्षी से मिलता, जब भी उसका पति घर पे नहीं होता मीनाक्षी उसे कॉल करती। उसके बाद में सोनू के ही बेड में और सोनू के ही बेडरूम के अंदर मीनाक्षी अपने ही प्रेमी अंकित के साथ में उसी के बेड पर रंगरलियाँ मनाती और ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। मीनाक्षी और अंकित को भी यही लग रहा होता है कि इस बारे में सोनू को कभी पता ही नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों, वक्त बदलता है और दोस्तों वक्त बदलता है। तारीख आती है 8 जनवरी साल 2024। 8 जनवरी साल 2024 का
ये शाम का खाना खाने के बाद में अंकित अपना मोबाइल फ़ोन लेता है। उसी समय इसके मोबाइल फ़ोन पर एक मैसेज आता है और मैसेज में लिखा होता है कि आज उसके घर पे कोई नहीं है, तुम चाहो तो मुझसे मिल सकते हो। इधर से अंकित वापस कॉल लगाता है, कॉल पे बातचीत करता है, उससे पूछता है अच्छा तुम्हारे पति घर पे नहीं है। तो उधर से जो वो मीनाक्षी होती है वो कहती है पति घर पे नहीं है, तुम चाहो तो आज मुझसे मिलने आ जाओ और जो तुम्हारा मन करे, आज तुम मेरा जो मूड है वो भी ऐसा कर रहा है, अगर तुम्हारा जो भी मन करे वो तुम मेरे साथ में कर सकते हो। अब जब अंकित इस तरीके की बातें मीनाक्षी के मुंह से सुनता है तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, इसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। अब ये इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, ये कहता है कि मीनाक्षी से बस तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं बस अभी आया। अब दोस्तों जब अंकित मीनाक्षी के द्वारा ये बातें सुनता है कि उसके घर पे आज कोई नहीं है, क्योंकि ये दीवाना था मीनाक्षी का, उससे पहले भी उससे मुलाकात कर चुका था, इसको बड़ा आनंद आता था, इसलिए ये कहता है कि बस तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं बस अभी आया। उसके बाद में अंकित जो है वो मीनाक्षी से मिलने के लिए उसके घर पर पहुँच जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही उसके घर पे पहुंचता है तो अगले दिन ये जो खबर थी सुबह सुबह, ये अंकित के घर वालों को मिलती है कि अंकित की किसी ने लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। अब जैसे ही अंकित के माता पिता को ये बात पता चलती है वो तो रोते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए उस तरफ जाते हैं। लोगों को भी ये बात पता चलती है तो लोग भी उधर जाते हैं। लोगों की एक भीड़ वहाँ पर पहुँचती है तो देखते क्या है, वाकई एक लड़का है जो कि बेसुध हालत में पड़ा हुआ है, कपड़े फटे हुए हैं, जिस्म पर बहुत ज़्यादा चोटों के निशान हैं। अब वहीं भीड़ में से कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है। अब दोस्तों आनन फानन में पुलिस भी जब इस तरीके का मामला सुनती है वो भी अपनी गाड़ी उठाती है, मौके पर पहुंचती है, भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ती है तो देखती क्या है कि एक शव पड़ा हुआ है, जिस्म पर बहुत ज़्यादा लाठी और डंडों के निशान हैं। तो पुलिस सबसे पहले उस शव को अपनी कस्टडी में लेती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और सबसे पहले वहाँ पर जो लोग होते हैं उन सबसे पूछताछ की जाती है। तो कोई तो पुलिस के सामने मुँह खोलने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन उसके बाद में अंकित के माता पिता से पूछा जाता है कि आखिर मामला क्या है, तुम्हारे बेटे की हत्या किसने की। तो उसके बाद में जो अंकित के माता पिता होते हैं, जिस घर के पास में वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उसी के घर वालों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कहते हैं कि इन्हीं लोगों ने मेरे बेटे की हत्या की है। उसके बाद में पुलिस वहाँ से 6 लोगों को गिरफ्तार करती है। इन 6 लोगों में एक व्यक्ति सोनू होता है जो कि मीनाक्षी का पति है, एक महिला जो कि मीनाक्षी है उसको भी गिरफ्तार किया जाता है और 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। अब दोस्तों गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस इन्हें पुलिस थाने लेके पहुंचती है और सबसे पहले मीनाक्षी और सोनू से पूछा जाता है कि आखिर हत्या करने के पीछे रीज़न क्या है और किस वजह पर हत्या की हुई, क्योंकि पुलिस को तो नहीं पता कि मीनाक्षी ने मिलने बुलाया या फिर कुछ और बात। लेकिन उसके बाद में दोस्तों पुलिस के सामने मीनाक्षी अपना मुंह खोलती है और मीनाक्षी बताती है कि दरअसल कुछ महीने पहले की बात है कि मेरी मुलाकात अंकित से होती है। अंकित की उम्र 21 साल के आसपास थी, तगड़ा जवान था, मुझे उसकी तरफ अट्रैक्शन हो जाता है और उसके बाद में मैं उससे बातचीत करना शुरू कर देती हूँ। उसके बाद में जब इन दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू होती है तो अंकित भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगता है। अब दोस्तों जब इन दोनों के बीच में बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है, दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हैं, तो उसके बाद में ये मिलने का प्लान करते हैं। उसके बाद में मिलने का प्लान करते हैं जिस दिन सोनू घर पर नहीं होता है, जो मीनाक्षी है ये अंकित को अपने घर बुलाती है और घर पे बुलाने के बाद में 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार ये लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं। अंकित जो कि 21 साल का था, मीनाक्षी भी उससे बहुत ज़्यादा खुश होती है, प्रभावित होती है। एक तरीके से सेक्सुअल जो उसको एक तरीके से सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए वो उसको मिलता है। उसके बाद में अब इनका जो मिलने का सिलसिला होता है ये लगातार शुरू होता है। एक बार जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो फिर उसके बाद रुकने का कभी नाम नहीं लेती। धीरे धीरे वक्त गुजरता है लेकिन सोनू को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि इश्क और मुश्क चीज़ें ऐसी होती हैं, इनको कितना ही छुपाया जाए, कितना ही आड़ में किया जाए, लेकिन ये चीज़ें लोगों के सामने आती हैं और जो सच्चाई होती है लोगों के सामने आती है। उसके बाद में एक दिन सोनू को अपनी पत्नी मीनाक्षी के बारे में सारी हकीकत पता चल जाती है कि उसका उसके ही गांव में रहने वाले अंकित नाम के लड़के के साथ में अवैध संबंध है और वो जो लड़का है वो दलित है। अब जैसे ही ये बात पता चलती है अंकित के जो गर्लफ्रेंड है अंकित की मीनाक्षी, उसका जो हस्बैंड है सोनू, उसको जब पता चलती है तो बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाता है और वो अपनी पत्नी से इस बारे में पूछता है। अब दोस्तों जब वो अपनी पत्नी से पूछता है तो उसकी पत्नी जो है वो साफ तौर पे इनकार कर देती है। उसके बाद में जो सोनू था अब ये समझ चुका था कि जो चीज़ें हैं जो मुझे पता चली हैं इसमें कहीं ना कहीं कोई तो सच्चाई है, इसलिए अब ये रगे हाथों पकड़ना चाहता था। और एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि ये काम के सिलसिले में थोड़ा सा लेट हो जाएगा आज और हो सकता है कि रात के 10-11 बज जाएँ। अब जो मीनाक्षी होती है समझती है कि शायद आज उसका पति आएगा नहीं, इसलिए तुरंत अंकित को कॉल करती है और अंकित को कॉल करने के बाद में कहती है कि घर पे कोई नहीं है, तुम बस आ जाओ। उसके बाद में ये वहाँ पर पहुँच जाता है अंकित उससे मिलने के लिए। अब ये दोनों शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं कि उसी समय सोनू घर पे आ जाता है।
अब जैसे ही वो घर पे आता है तो अंकित जो है वहाँ से फरार हो जाता है और वो अपनी पत्नी की बहुत ज़्यादा मार पिटाई करता है सोनू। और मार पिटाई करने के बाद में उसे बहुत ज़्यादा समझाता भी है। तो उस समय जो मीनाक्षी होती है कहती है कि आज से आइंदा से इस तरीके की गलती नहीं करेगी। उसके बाद में जो सोनू होता है ये भी अपनी पत्नी से कहता है ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे वक्त गुजरता है, लेकिन सोनू के मन में, सोनू के दिमाग में ये चीज़ें घूम रही थी कि कैसे उसकी पत्नी उसको धोखा दे रही थी, वो भी एक ऐसे लड़के के लिए जो कि उसकी बिरादरी का नहीं है। ये चीज़ें उसके माइंड में चल रही थी। उसके बाद में एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है, मीनाक्षी से, कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। वो कहती है क्या काम? वो कहता है कि अंकित को तुम्हें किसी बहाने से बुलाना होगा और मैं उसको ऐसी सज़ा दूंगा कि जिसको वो सारी ज़िंदगी याद रखे। अब जो मीनाक्षी होती है ये भी अपनी पति का कहा मान जाती है। उसके बाद में इसी 8 जनवरी साल 2024 को जो मीनाक्षी होती है ये अंकित को एक मैसेज करती है और मैसेज में लिखती है कि उसका पति आज घर पे नहीं है, तुम आ जाओ। और हो सकता है उसका पति 2-3 दिन में घर आएगा। अब जैसे ही अंकित इस तरीके का मैसेज देखता है तुरंत कॉल बैक करता है। उसके बाद में सारी बात होती है, डील होती है। अब जो अंकित था ये इतना ज़्यादा खुश होता है, मेडिकल पे जाता है, वहाँ से कुछ ऐसी प्रोटेक्शन वगैरह खरीदता है और पहुँच जाता है मीनाक्षी के घर पे। लेकिन दोस्तों जैसे ही मीनाक्षी के घर पे पहुँचता है वहाँ पे ऑलरेडी सोनू और उसके 4 दोस्त ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद होते हैं। जब वो देखता है इन लोगों को तो वहाँ से दबे पाँव वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन ये अपने आप को बचा के वहाँ से भाग पाता। इतने में ही सोनू और उसके दोस्त उसे भाग कर पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद में उनके लाठी डंडे वहीं पर मौजूद थे। उससे इतनी ज़्यादा पिटाई करते हैं, इतनी ज़्यादा बेरहमी से अंकित को मारा जाता है कि वहीं पर मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। और दोस्तों पुलिस के सामने जब ये पूरा कबूलनामा हुआ, ये जुर्म पुलिस के सामने इन्होंने कबूला, तो पुलिस भी एक चीज़ यही सोच रही थी अपने माइंड में कि जब मीनाक्षी ने तौबा कर ली थी और वो तुम्हें भरोसा दिला रही थी कि आज के बाद अंकित से कभी नहीं मिलेगी, तो तुम्हें अंकित का मर्डर करने की आखिर ज़रूरत क्या थी? किसी की जान लेकर, किसी की हत्या लेकर किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं होता। अगर तुम्हें चाहिए था, तुम्हें अपनी पत्नी के ऊपर भरोसा नहीं था, तो एक बार बैठ के बात की जा सकती थी, मीनाक्षी के घर वालों से बात की जा सकती थी। लेकिन दोस्तों इन लोगों ने जो रास्ता चुना वो क्राइम का चुना, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी की जो लीला होती है वो समाप्त हो गई। अब दोस्तों भले ही इन लोगों को फांसी मिले, भले ही इन लोगों को कठोर सज़ा मिले, लेकिन ज़रा सोचिए अंकित के माता पिता का, उनका एक ही सहारा था, एक ही बेटा था, उसको भी इन लोगों ने छीन लिया। हालांकि जो अंकित कर रहा था वो ठीक नहीं था, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि उसकी हत्या कर दी जाए। दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोगों के जो भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, आपकी कहानी सुनने बगैर तो नींद नहीं आती, नज़दीक नहीं, नींद जो है वो नज़दीक भी नहीं आती और एक आदत सी हो गई है। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये है दीपेश सैनी का, लिखते हैं सर मैं आपकी स्टोरी सारा दिन सुनता हूँ, दीपेश कुमार सैनी कानपुर से। तो दीपेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप उत्तर प्रदेश के कानपुर से हमारी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में अनिल सालोंके जी लिखते हैं ये कैसा ख़ानदान है जहां मर्द अपने ही लड़की के साथ में घृणास्पद काम कर रहे थे। बाप ताऊ चाचा भाई सभी ख़ानदान ने इस जो मर्द थे उन्होंने कठोर से कठोर कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए और पॉक्सो एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बढ़िया आपने कहानी सुनाई, आपकी तबीयत ठीक देखकर अच्छा लग रहा है। तो अनिल सालोंके जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में ड्रीम चेसर ने अपना प्यारा सा कमेंट किया, भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में विनोद उपाध्याय जी हैं, लिखते हैं शाविज मलिक जी कहानी अच्छी लगी, कहानी कहने का जो अंदाज़ है ये और भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, शुक्रिया मलिक जी। तो विनोद उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में हमारे प्यारे वालेश्वर बिहारी जी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार। भैया नमस्कार। लिखते हैं सर जी मुश्क का मतलब आपने समझा दिया, कहानी में बाप मानव नहीं बल्कि दानव था, थैंक्स सर जी। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन पांडे हैं, बहन लिखती हैं कितनी गंदी फैमिली थी, बेटी अपने घर में सेव नहीं थी, भगवान करे ऐसे बाप जो है वो दुश्मन को भी ना मिले, नाइस स्टोरी। तो बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लाम शेख हैं, लिखते हैं शाविज भाई अस्सलाम वालेकुम। तो भाई वालेकुम सलाम, कैसे हैं। उसके बाद में सेंटर जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं, भैया आपका शुक्रिया। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं राम राम मित्र। तो भैया राम राम कैसे हैं। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं इस संसार की हालत क्या हो गई है, भाई साहब रेनू सुनील त्यागी शेना बुलंदशहर से। तो भाई आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में ड्रीम चेसर हैं, लिखते हैं कमेंट्स और कमेंट्स में थोड़ा फ़र्क होता है। अच्छा दोस्तों मैं आप लोगों को पहले भी चीज़ क्लियर कर चुका हूँ कि हर जगह का बोलने का स्लैंग अलग होता है, हर जगह का बोलने का तरीका अलग होता है। आप लोग जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं तो आप लोग कहीं पर THE इसको आप लोग दा पढ़ते हैं, कहीं पर दी पढ़ते हैं, तो इससे कोई ऐसी डिफरेंट वाली चीज़ नहीं है। कमेंट्स में पढ़ सकता हूँ लेकिन मुझे थोड़ा कमेंट्स जो होता है वो थोड़ा ठीक लगता है, वीडियो में थोड़ा भारी भरकम लगता है, इसलिए मैं कमेंट्स बोलता हूँ। अगर आप लोग को इससे थोड़ी सी मुश्किल है, प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझे बताइएगा। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है दानिश का, लिखते हैं ये तो बहुत पुरानी कहानी है, उस्मान सर ने सुनाई थी,
कई 1 साल पहले की बात है। ऐसा ना करो मलिक साहब, अपनी कहानियाँ सुनाया करो। तो दानिश जी, सबसे पहले कहानी किसी की भी अपनी नहीं होती। न्यूज़पेपर और अलग अलग जो आर्टिकल होते हैं, अलग अलग जो एक तरीके से जो खबरें होती हैं, उनको खंगाल कर ही आदमी ये सारी चीज़ें लेके आता है। किसी की कहानी नहीं होती, किसी की कहानी के ऊपर कोई भी ऐसी कहानी नहीं होती जिस पे किसी का कॉपीराइट अधिकार हो। तो मैंने किसी की कॉपी नहीं की थी, मुझे ये कहानी अचानक से मिली, मेरे एक व्यूवर्स ने मुझे मेल की थी। उसके बाद में मैंने सोचा कि इस कहानी को सुनाना चाहिए। आप लोग भी अगर चाहते हैं कोई ऐसी कहानी हो जो आप लोगों ने ना सुनी हो, बहुत सारी फेमस कहानियाँ हैं, तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, उस कहानी का जिक्र करिएगा, मैं उस कहानी के ऊपर रिसर्च करूँगा, उसके बाद में आप लोगों को वो कहानी कंप्लीट तरीके से सुनाऊँगा। दोस्तों एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, उस्मान सर जो होते हैं वो रात 8 बजे कहानी लेके आते हैं, और भी बहुत सारे जो क्राइम स्टोरी टेलर हैं वो लेके आते हैं, लेकिन मेरी कहानी सबसे लेट रात 10 बजे आती है। शायद इसी वजह से मेरे जो व्यूज़ हैं वो भी डाउन है, लेकिन आप लोगों का जो सपोर्ट है, प्यार है, लगातार मेरे साथ बना हुआ है और ऐसे ही आगे भी बना रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।